हेलो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक फिर से एक बार मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पिछली बार इन्होंने काफ़ी मुखर होकर अपनी बात रखी थी। आइए इस बार फिर जुड़ रहे हैं भारत न्यूज़ 91 के फेसबुक लाइव पर। इनसे बातचीत करते हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। हमास ने किया ऐलान। किस तरह देख रहे हैं सैयद जवाद? नहीं कब देखिए कब तक जाने जाती रहेगी? कब तक कत्लेआम होता रहेगा? देखिए जब तक इजराइल की विस्तारवाद नीति और बेंजामिन नेतन्याहू का मानसिक दिवालियापन जब तक नहीं होगा, जब तक वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू सरकार हट नहीं जाती, तब तक ये जारी रहेगी। और मैं आपसे कह चुका हूं, ये मसला अब यहां पर खत्म होने वाला नहीं है। तमाम जितनी लोग हैं, एक स्टेज सज चुका है। उधर से आप देखेंगे रूस हो गए, चाइना ने भी, मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट होगा, रूस का इन्वॉल्वमेंट होगा और उसके बाद दीगर ममालिक का इन्वॉल्वमेंट होगा। अभी आपको पता है, तमाम मीडिया हाउसेस के अंदर ये रिपोर्ट गई है, ये न्यूज़ गई है कि 6 जो हैं आपने जंगी बेड़े जो हैं वो चाइना ने अपने मूव करे हैं। और उसके बाद अगर देखेंगे रूस की भी खुले तरीके से समर्थन जो है वो फलस्तीन के पक्ष में आ रहा है। और तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस तरीके से इजराइल, अमेरिका और यूरोप के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कें पूरी भरी हुई हैं तमाम सरकारों के खिलाफ। फ्रांस के अंदर तो प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी, यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी, तमाम बड़े बड़े लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरकर फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो बेंजामिन नेतन्याहू सरकार है उसके विरोध में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात महताब साहब, सबसे बड़ी बात, मुसलमानों से ज्यादा इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, वेस्ट के लोग फलस्तीन के समर्थन में निकले हैं रोड के ऊपर। वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट के अंदर रूस यूक्रेन की जंग हुई, सर्दियां आने वाली हैं। अगर रूस ने गैस देना बंद कर दिया तो आधे से ज्यादा वेस्ट के अंदर लोग ठंड से ठुठुर करके मर जाएंगे। ये वो जानते हैं। जिस तरीके से वहां की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, खास तौर से वेस्ट के इस प्रोपेगेंडे के अंदर, वो वहां की जनता भली भांति जानती है। वो कितना भी करने, लेकिन जो उनकी इंटरनल, आपकी डेमोक्रेसी की बात करें, जो उनकी इंटरनल सोसाइटी है वो बहुत सेंसिटिव है। उन्होंने युद्ध देखे हुए हैं, उन्होंने वो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर वो हालात देखे हुए हैं। वो लोग जिंदा हैं, जिस तरीके से हालात बने थे, जिस तरीके से महंगाई थी, जिस तरीके से मार अफरा तफरी मची हुई थी, वो हालात उन्होंने देखे हैं। इसलिए वहां की सोसाइटी बहुत सेंसिटिव है और वो जानते हैं कि युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं। बहुत घातक परिणाम होंगे। पेट्रोल आप यकीन मान के चलिए कि अगर 500-600 रुपए में भी चला जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपने इस वक्त गाजा के अंदर ऑपरेशन करा या आपने देखा वेस्ट बैंक के अंदर ऑपरेशन करा, तो मुस्लिम ममालिक हो गए, ओआईसीज हो गए और खास तौर से चाइना और रूस का इन्वॉल्वमेंट होगा उसके बाद, और ये बहुत स्तर तक बढ़ता चला जाएगा। मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि युद्ध विराम होना चाहिए, सलूशन निकलना चाहिए, लेकिन इजराइल इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। मुस्लिम ममालिक की खामोशी क्या दर्शाता है सही जवाद? गज्जा में रात भर बमबारी हुई है, कई 100 कत्लेआम हुए हैं। किस तरह देख रहे हैं इन बातों को? नहीं देखिए, मुस्लिम ममालिक की अगर जहां तक बात करूं, वो खामोश नहीं है। एक तरीके के इस तरीके से प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए। रीजन मैं बात कर रहा हूं, मोहम्मद बिन सलमान हो गए और ईरान के प्रेसिडेंट हो गए, उन्होंने आपसी बातचीत कर, आवाजें उठनी लगी चारों तरफ से। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान पे लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सैयद जवाद? देखिए देखिए, अब यहां पर डिसीजन जो है वो ये लिया जाएगा कि पहले कौन कूदे। तुर्की के अंदर एर्दोगान साहब ने तमाम, आपने देखा कि बातें बोली थी फलस्तीन के समर्थन में। आज उनके पास उनकी अफवाज भी मौजूद है, सेना भी मौजूद है और वो नेटो का सदस्य है। उनके लिए एक डिसीजन लेना बड़ी मुश्किल बात होगी कि अगर वो डिसीजन लेते हैं फलस्तीन के समर्थन में। किस चीज से डर रहे हैं? किस चीज से डर रहे हैं ये लोग? ये बताइए, डर क्यों रहे? एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। मुस्लिम सब लोग, जो मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान जो है, अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? नहीं, बेवकूफ बनाने की बात नहीं है। बहुत सी जगह पे अपनी इकोनॉमी को देखते हुए लोग डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये जो अभी जो फलस्तीन का मुद्दा है और खास तौर से वेस्ट बैंक का जो मुद्दा है और जिसका मस्जिद अक्सा कहा है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसमें तमाम
लोगों के ऊपर प्रेशर रहेगा, जिनके पास अपनी अफवाज है, जिनके पास अपनी फौज है, जिनके पास अपनी सेना है, जिनके पास अपनी नेवी है, उन तमाम सरकारों के ऊपर जो है ये प्रेशर वहां की जनता बनाएगी। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आपको डिसीजन लेने की जगह आपको एक्शन भी दिखेगा बहुत सी जगह पे। आपको बता दूं, अमेरिका ने बार बार जो है इजराइल को रोका है, क्योंकि ये जो वॉर स्टार्ट होगी तो ये 5 फ्रंट वॉर स्टार्ट होगी इजराइल के अंदर। अभी बताइए, इजराइल ने अभी तक जो है ग्राउंड ऑपरेशन क्यों नहीं करा? और बहुत सी जगह पे न्यूज चैनल पे ये भी आई कि उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करी और उनको जो है बहुत तगड़ा जवाब मिला, उनके टैंक्स को जवाब मिला, उनकी सेना को जवाब मिला, और वो फिर वो वापस भी हुए। इसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से मीडिया चैनल्स पे ये बात रही। उसका जवाब हर 2 घंटे में कम से कम जो है 20 से 25 लोग मारे जा रहे हैं। आपको अंदाजा भी है? नहीं, बिल्कुल मुझे अंदाजा है, और मैं बिल्कुल जो हूँ इसमें बना हुआ भी हूँ, नजर भी रख रहा हूँ। रीजन क्या है कि अभी जिस तरीके से यूएस ने वीटो पावर यूज करी, एक तरफ तो युद्ध विराम की भी बात होना चाहिए और एक तरफ कह रहा है युद्ध होना चाहिए। कितने जो है उसने ट्रक दिए हैं, कितने अपने जो है उन्होंने वेपन्स दिए हैं, कितने उन्होंने अपने टैंक्स दिए हैं, कितनी उन्होंने मिसाइल दिए हैं अमेरिका ने। तो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा करने में पूरा वेस्ट और इन सब की पुष्ट के ऊपर जो है अमेरिका इनको जो है बढ़ावा दे रहा बार बार। रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता है अमेरिका के अंदर जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बहुत बड़े बड़े बैंकों के जो मालिक हैं वो यही ज़ायनिस्ट हैं। ये लोग जो हैं चाहते हैं कि वॉर हो, और वॉर से नुकसानात और फायदे किसको हैं ये जग जाहिर होती है। वेस्ट का पहले एक प्रोपेगेंडा था, मैं आपको बताऊं, अगर कोविड ना आता तो ये जंग उससे पहले स्टार्ट हो चुकी होती। उनकी प्लानिंग ये थी कि रूस को एंगेज करेंगे आप यूक्रेन के साथ, चाइना को एंगेज कर सकते थे भारत के साथ, और दूसरी जगह पे, और तीसरी जगह जो इनका फ्रंट वार स्टार्ट करने का अपना जो मंसूबा था वो ये था कि मिडिल ईस्ट के अंदर हम जो है पूरा कब्जा करेंगे, पूरा फलस्तीन को कब्जा करके जो है इजराइल अपनी जो ग्रेटर इजराइल बनाने की जो नीति है, जो विस्तारवाद की नीति है, उसके ऊपर वो एग्रेसिव होंगे। लेकिन कोविड आ गया और रूस यूक्रेन की जंग में एक तरफा वॉर हुई, और आपको पता किस तरीके से शिकस्त हासिल हुई है इस वक्त अमेरिका को। और अमेरिका को एक जगह नहीं 2 जगह उनको जो है बहुत बड़ा झटका लगा। तो उससे पहले मैं बार बार कहता, अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों ने उनको तगड़ा जवाब दिया और 18 साल जो है जूते खा करके और इनके मुंह पे और गालों पे तमाचे बजा करके जो है इनको बाहर निकाला। वहां से हारने के बाद आपको पता बाइडेन सरकार के अंदर भी 1 साल के बाद अमेरिका के अंदर भी जो है इलेक्शन है, और बाइडेन सरकार के खिलाफ भयंकर नाराजगी है। हो सकता है दोबारा सत्ता के अंदर नहीं आए, और वहां की जनता तो कह रही है तुम क्यों दूसरे की जंग में इन्वॉल्व हो रहा है। वहां सैनिक तैयार नहीं हो रहे हैं, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं हो रहा। और अभी आपको पता होगा एक बड़े अधिकारी ने अमेरिका के रिजाइन दे दिया इस चीज को लेकर के कि भाई साहब आप दूसरे की वॉर के अंदर क्यों इन्वॉल्वमेंट डाल रहे हैं अपना, क्यों लोगों को, सैनिकों को जो है आप मरने के लिए भेज रहे हैं। अगर इजराइल की बात है और हमास की बात है तो इजराइल के पास अपनी इनफ फौज है, वो मुकाबला कर सकती है। लेकिन आप अपने जंगी बेड़े क्यों भेज रहे हैं? क्यों जो है आप देखिए फ्रांस अपने जंगी बेड़े भेज रहा है, क्यों आप जो है ब्रिटेन जो है अपने जंगी बेड़े भेज रहा है, फौज दे रहा है, चीजें करने की बात हो रही है। क्या वजह है? ये चाहते हैं कि विश्व युद्ध हो, और विश्व युद्ध, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसी अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन यूज करे या नहीं करे? क्या गलती थी हिरोशिमा नागासाकी के लोगों की? क्या उसके परिणाम भुगते? लेकिन कोई भी इसको जो है आतंकवादी देश कहने को तैयार नहीं होती। सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कौन है? कौन है? अमेरिका है, और उसकी पुष्ट के ऊपर बैठने वाले पूरे यूरोपियन कंट्रीज हैं। देखिए ये जो है एक किसे कहते हैं ना कि ये बड़े जो है गुंडों का देश, कि बड़ा गुंडा कौन? जिसके पास ताकत है, जिसके पास कुव्वत है, जिसके पास पैसा है, धन बल है, वो अपनी हुकूमत अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता। अभी एंटोनियो गुटेरेस ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया लेकर के, क्या बात कही, सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। कौन समझाएगा? एक सनकी तानाशाह जिसको कहते हैं वो निकल करके सामने आया है, और देश के लिए मैं आपको बता रहा हूं जितनी हानि दूसरे विश्व युद्ध के अंदर नहीं हुई थी इसमें तो भयंकर होगी। और आपको बता दूं सिविलियन ही मारे जाते हैं। इराक के अंदर भी सिविलियन मारे गए 15, मैं बार बार कहता हूं कि 15 लाख से जायद बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, मासूम लोग मारे गए।
यमन के अंदर क्या हुआ, सीरिया के अंदर क्या हुआ, और एक तौख नया चलाया हुआ है कि आतंकवाद साहब, आतंक है क्या आतंकवाद। लेकिन सैयद जवाद, युद्ध विराम होगा कैसे? इजराइल अड़ा हुआ है और हमास कदम पीछे लेने को तैयार नहीं। हमास ने कहा फिलिस्तीन की आजादी तक जंग जारी रहेगी। आखिर युद्ध विराम होगा कैसे? मैं बता देता हूं आपको, जिस दिन ये सूद का निजाम कारोबार अगर बंद हो जाएगा, उसी दिन इजराइल जो है कदमों पे गिर पड़ेगा। ये जो सूदी निजाम बनाया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से, अगर इस सूदी निजाम को अगर रोक दिया जाए, अगर बंद कर दिया जाए कि सूद के अंदर जो है हिसाब किताब नहीं होगा, ये जो जबरदस्ती का एक बैंकिंग सिस्टम बनाया हुआ सूदी निजाम, इसको अगर रोक देंगे, आज जो है मैं आपसे कह रहा हूं घुटने को ऊपर आ जाएगा। और आपको बता दूं, डॉलर के अंदर व्यापार आपको खत्म करना पड़ेगा। आज देखिए अमेरिका तड़ से नीचे आ जाएगा, और खर्चात तो उनको यही है क्योंकि एक नई इकोनॉमी डेवलप हो रही है, और उस नई जो यूएस की और जो वेस्ट की चीजें देखेंगे, उनके पैरेलल एक नई इकोनॉमी खड़ी हो रही है। उससे ज्यादा इनको परेशानी है। अगर चाइना, रूस और तमाम सेंट्रल एशिया कंट्रीज मिल करके आगे निकल गई तो इन वेस्ट का क्या होगा? ये तो फिर से वही बेचेंगे जो बेचते चले आए हैं, सड़कों पे आ जाएंगे। ये जो जबरदस्ती का भवंडर इन्होंने मचा रखा है कि मेरे पास ताकत है, न्यूक्लियर वेपन कह लीजिए, उसके पास जो है मैग्नेटिक वेपन कह लीजिए, ये तमाम तरीके के अपने दावे करते ध्वस्त हो गए। क्या हुआ अफगानिस्तान के अंदर? क्या हुआ? वो तो कहते थे कि मेरे पास ऐसे ऐसे वेपन है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है। चली गई टेक्नोलॉजी, कहाँ घुस गई टेक्नोलॉजी? 18 साल में थी तो दिखा देते टेक्नोलॉजी। उसके बाद अभी देखिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा होता था इजराइल के लिए कि इनके पास आयरन डोम भी है, और उसके बाद इनकी सिक्योरिटी ऐसी है कि घुस नहीं सकता, चीजें नहीं होता। 2 मिनट में इनकी इंटेलिजेंस, 2 मिनट में इनका जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस का ब्यूरो कह रहा था, 2 मिनट में धड़ाम हो गया। कहां रुका? क्या हुआ? ये तो सोचने वाली बात है ना। आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लड़ना है तो लड़िए। आप बताइए इकोनॉमी के लिए क्या बेहतर प्लान हो सकते हैं। आप प्लान बनाते हैं, लोगों के अगेंस्ट में चले जाते हैं, जनता आपसे नाराज खड़ी हुई, महंगाई आपके यहाँ भी है। आप देखें यूरोप के अंदर जबरदस्त महंगाई है। आपने रूस से वॉर करके जो है पूरे विश्व को भ्रमित करा, और इस बार जो है आप चाइना के लिए एक फ्रंट खोलना चाह रहे थे, वो भी नहीं खुला। युद्ध पर अभी बात करते हैं। अभी आ जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री फलस्तीनियों के लिए गिफ्ट भिजवाते हैं, उनकी राजधानी के लिए सामान, खाने पीने का सामान, दवाइयाँ। तो किस तरह देख रहे हैं इन, एक तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वहाँ पर फलस्तीनियों की मदद कर? देखिए, पहले तो बहुत से लोगों ने, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि इनके पास फॉरेन पॉलिसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। माननीय प्रधानमंत्री जी एकदम से इजराइल का समर्थन कर देते हैं, और उसके बाद समर्थन नहीं किया उन्होंने आतंकी हमले का निंदा किया है, समर्थन नहीं किया। नहीं, आपको बताऊं, बहुत सी जगह से आई सपोर्ट इजराइल, या तो फिर इनको रोके। सुनिए, सपोर्ट इजराइल लोग कह रहे हैं, उसमें मोदी जी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, इल्जाम नहीं ठहरा सकते। इसलिए मैं आपको सच्चाई बताऊं, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो फिर ये कौन लोग हैं जो भारत सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं? भारत सरकार के स्टैंड के अगेंस्ट जाने वाले लोगों को क्या कहेंगे आप? क्यों जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट जा करके? आई सपोर्ट इजराइल चलाने वाले लोग कौन लोग हैं वो? अब तो तारीफ कीजिए, मोदी जी ने वहाँ गिफ्ट भिजवाया, इसलिए इसकी तारीफ नहीं करते आप? तारीफ करते कि नहीं करते? बिल्कुल नहीं, जो बात स्वागत जोग है उसका स्वागत करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। स्वागत करते हैं कि नहीं? नहीं, अच्छी पहल है और करना चाहिए। यही बार बार विपक्ष ने जो आपके ऊपर दबाव डाला, विपक्ष ने जो बातें कही, विपक्ष है कहाँ है? विपक्ष कहाँ है? क्यों नहीं कही? कहाँ है विपक्ष? नहीं, क्यों नहीं है विपक्ष? विपक्ष है देश में, देश में विपक्ष है, बिल्कुल है, बहुत मुखर विपक्ष है। अगर विपक्ष को जो लोग कमजोर समझते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से ये समझते हैं कि विपक्ष नहीं है, तो विपक्ष ने देखिए आपको कर्नाटक के अंदर हार दी नहीं दी, उसके बाद आपने देखा हिमाचल विपक्ष ने कौन सी आवाज उठा दी? ये बताइए, विपक्ष कर रहे हैं आप, विपक्ष ने कौन सी आवाज उठाई? फलस्तीनियों की हिमायत में कौन सी बात करी? किसने स्टैंड किया? कांग्रेस ने लिया स्टैंड? कहाँ लिया? बिल्कुल लिया, CWC के अंदर लिया, बिल्कुल फलस्तीन के साथ। आपको फिर नहीं पता है? आप नहीं, फिर आप जो है अपने क्वेश्चन तैयार करके नहीं। CWC की मीटिंग के अंदर कांग्रेस और फलस्तीन के समर्थन में लिया, आतंकवाद के समर्थन में कोई नहीं है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव चलाने की ये बात करी जा रही कि हमास के समर्थन। राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया। राहुल गांधी के स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि राहुल गांधी स्टेटमेंट से CWC की मीटिंग के अंदर फलस्तीन के समर्थन में बात कही गई। और क्या इमरान प्रतापगढ़ी ने फलस्तीन के समर्थन में बात उठाई? नहीं उठाई। कांग्रेस के तमाम और लीडर, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस है क्या? ये बताइए, कांग्रेस है क्या? उठाई उन्होंने, कांग्रेस के लीडर हैं,
और उन्होंने बात उठाई और मुखर तरीके से उठाई। ये प्रोपेगेंडा जो मीडिया के अंदर चलाने की कोई बड़े लीडरों की बात हो रही है। तो कांग्रेस के लीडर ने उठाई ये बात, कांग्रेस के लीडर और भी उठा रहे हो फलस्तीन के समर्थन, और विपक्ष का दबाव इतना था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को विदेश नीति समझ में आई। उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने तारीफ करना सीखे। जब एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वहां पर गिफ्ट भिजवाते हैं, राशन किट भिजवाते हैं, वहां पर फलस्तीनियों की राहत सानी के लिए सामान भिजवाते हैं, तो तारीफ करना सीखिए, क्योंकि इससे जो है हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। और जो है मोदी जी जो है उम्मीद कीजिए कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जो घमासान मचा हुआ है, इन दोनों मुल्कों में जो अमन का जो है एक बड़ा चेहरा बने मोदी जी। ऐसा है, मोदी जी की जितने भी मीडिया लोग हैं ये चाटुकारी करना छोड़ दीजिए। और अगर ऐसा होता, अगर मोदी जी के चाटुकार या सरकार के चाटुकार आप बनना चाहते हैं तो आपको मुबारक। और दूसरी पूछना चाटुकारिता है, सवाल पूछना चाटु बिल्कुल है। अगर ऐसा होता तो मणिपुर के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी दिल खोल कर बोलते। मणिपुर के ऊपर एक सवाल का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग भागते। मणिपुर के बाहर है देश से, और नू के अंदर इतनी हिंसा हो गई, और 2002 के अंदर क्या हुआ वो सबको याद नहीं है। इतना एग्रेशन क्यों? एग्रेशन क्यों? कि मुझे लगता है कि पत्रकार जिस तरीके से सरकार के चरण चुंबक हो गए, सवाल पूछे, पत्रकार का काम सवाल पूछना है, इतना एग्रेशन क्यों? सैयद जवाद, इतना शालीनता रखें, शालीनता रखें। मुझे शालीनता तब होती है, और ये तकलीफ है, ये गुस्सा है, ये दर्द है मणिपुर के लोगों के लिए। क्या हुआ मणिपुर के अंदर? महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया और बोलने को तैयार नहीं हुआ कोई। जंतर मंतर पे महिलाएं बैठी रहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 अल्फाज नहीं निकले, और तमाम ऐसे लोग बैठते हैं सदन में जा करके जिन पे गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आप क्या चाहते हैं, जबान बंद कर ले? हम आप करिए चाटुकारिता, हमें करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने जो वहां पर गिफ्ट भिजवाया था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ था, पीपल ऑफ इंडिया, यानी आवाम की तरफ से भिजवाया उन्होंने। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आपने शायद गांधी जी को फिर नहीं पढ़ा। गांधी जी भी फलस्तीन के समर्थन में थे, सरदार पटेल जी भी फलस्तीन के समर्थन में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी फलस्तीन के समर्थन में थे, और तमाम सरकारें, और आज भी विपक्ष का दबाव, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दबाजी करते हैं मीडिया के अंदर इंटरव्यू देने के लिए, मीडिया के अंदर फुटेज खाने के लिए, कि वो ये भूल जाते हैं कि आपके पास विदेश मंत्री है। भाई विदेश मंत्री विदेश नीतियों का जवाब देगा, कृषि मंत्री जो है कृषि के ऊपर जवाब, कितना नफरत फैलाएंगे सैयद जवाद, कितना नफरत फैलाएंगे हैं आप लोग। नफरत फैला करके देश का माहौल जो है तनावपूर्ण कर रखे हैं। आप जो भी तौक डालना चाहते हैं मेरे गले में डाल सकते हैं, लेकिन हक की, सच की, इंसाफ की, इक्वालिटी की बात करता रहूंगा, चाहे दुनिया इधर से और उधर हो जाए। जो हक होगा, हाँ ये बात सच है कि सच हमेशा कड़वा होता है। आज पूछिए, आज आपने देखा, एक आपको बात बताऊं, अब मौजू से बात हट जाएगी। आज उन्हीं के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक साहब ने राहुल गांधी जी के इंटरव्यू में क्या बातें कही, सुनिए आपने? नहीं सुनी होंगी। बहुत गंभीर बातें कही उन्होंने, और उसका जवाब देते भारतीय जनता पार्टी को नहीं बन रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं, 10 बातें कर सकता हूं, लेकिन जो बात हक होगी, सच होगी, उसको बोलिए। तो आप लोग तो चाहते हैं, क्या देश के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती ये नहीं है कि मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की कुछ एक बातों पे आलोचना कर सकूं? क्या उनसे 2-3 कड़वे सवाल नहीं पूछ सकता हूं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से? अगर लोकतंत्र है, अरे भाई सुनिए, नहीं सुनिए, तो सवाल पूछना लोकतंत्र में सीखिए सरकार। और सुन लीजिए, निंदा करे, मना कौन कर रहा है आपको? निंदा करे, लेकिन कोई अच्छा काम हो उसकी तारीफ करना भी सीखें आप लोग। नहीं, अच्छे कामों की भी तारीफ करी जाती है। की आपने एक बार भी प्रधानमंत्री की तारीफ करी आपने, जो उन्होंने गिफ्ट भिजवाया वहां फिलिस्तीनियों के लिए? देखिए, ये पहली बार नहीं है, तमाम सरकारों ने गिफ्ट पहुंचाया और तमाम सरकारों ने बहुत कुछ करा है, और पहली बार हमारी विदेश नीति ऐसी नहीं है कि हम जो है जाकर खड़े हो जाएं तमाम जगह पे। आपको दुख इस बात की है कि कांग्रेस ने भिजवाया, मोदी जी ने भिजवाया, इस बात का दुख है? सरकार है, वो सरकार में भिजवाने का काम है या विपक्ष का काम है? तारीफ कीजिए ना भाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कई जगह पर कोई एक बात पे, अगर आपसे पहले का ये स्वागत जोग बात थी, क्या नहीं बोला, लेकिन आप कह दें कि इस गम में मणिपुर के लोगों का दुख और दर्द भूल जाऊंगा बयान करना, तो भाई साहब नहीं करूंगा। आप पूछेंगे कि नू हिंसा के ऊपर अगर कोई बात होगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करूंगा। अगर गुजरात के अंदर कोई बात हुई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करूंगा। मेरा काम एज ए विपक्ष के तौर पर, एज ए पीपल ऑफ इंडिया के तौर पर, मेरा काम है सच्चे सवालों को खड़ा करना, और सरकारों का काम होता है जवाब देना। माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब ही नहीं देते तो क्या करा जाएगा? पूछा जाएगा नहीं, और जो भी सवाल करेगा खड़े से करे, या तो उसकी
उसके घर पे सीबीआई जाएगी या ईडी जाएगी या इनकम टैक्स जाएगी या पुलिस चली जाएगी। भाई सवाल तो जनहित में करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, यही तो हम भी कह रहे हैं कि आप करिए। जब क्या विपक्ष के अंदर पहले जब बैठते थी सत्ता पक्ष के अंदर कांग्रेस थी, विपक्ष के अंदर बीजेपी थी, क्या तमाम आंदोलन नहीं हुए? इसी रामलीला से हुए। और क्या क्या नहीं बोला गया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर फिलिस्तीन और इसराइल पे आप कहाँ कहाँ लेकर चलेंगे? आप लोगों में यही कमी है, आप लोगों में यही एक कमी है। नहीं, बात हो रही थी इसराइल और फिलिस्तीन पे, फिलिस्तीन के लिए मोदी जी ने जो वहां पर गिफ्ट भिजवाए उस पर बात कर चल रही थी, लेकिन आपने कहाँ कहाँ घुमा दिया बातों को। नहीं नहीं, मैंने घुमाया नहीं। जो जो आपने सवाल पूछे उन सवालों का जवाब दिया, मैं घुमाता नहीं हूं। जो आपने सवाल करे वो पूछे। आप ये चाहते हैं इसराइल फलस्तीन के, मैंने कहा स्वागत जो बात है, लेकिन अगर ये आप कहेंगे कि मणिपुर पे सवाल ना करो तो भाई साहब ये देश के साथ बेईमानी होगी, और खास तौर से पत्रकारिता के साथ भी ये बेईमानी होगी। क्यों मणिपुर का जिक्र नहीं करना चाहिए? क्या पूरे विश्व के अंदर मणिपुर के मसले को लेकर के हमारी नाक कटी या नहीं कटी? क्या हुआ? देश का नाम रोशन हुआ? और अभी भी मणिपुर के अंदर क्या हालात बने हुए हैं आप पूछिए। क्या ये सवाल देश के जुड़े हुए मुद्दों से सवाल नहीं है? इन सवालों पर तो डिस्कशन होगा, चर्चा भी होगी सदन के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी को घसीट के लेके आए। बात करते हैं इजराइल फलस्तीन पे, क्या लगता है सैयद जवाद, कब तक ये जंग जारी रहेगी और कब तक लगता है कि बिल्कुल वर्ल्ड वार छिड़ने वाला है? अब बिल्कुल वर्ल्ड वार के कगार पर है पूरी दुनिया। नहीं, हम तो बैठे हुए हैं, हम बता रहे हैं दुनिया लड़ने के लिए। नहीं, पूरी दुनिया आग के ऊपर बैठी हुई है साहब। पूरी दुनिया आग के ऊपर बैठी है, और मैं तो चाहता हूं कि युद्ध विराम हो, शांति हो, जस्टिस हो। कैसे हो, कैसे हो जब आप जैसे लोग जो है नफरत फैलाते रहेंगे, तनावपूर्ण बातें कर रहे हैं, कैसे हो? आपका शुक्रिया। अगर आपने मेरे ऊपर ये तौक डाला कि मैं नफरत फैलाता हूं, तो मैं सवाल पूछता हूं और वो कड़वे और दमदार तरीके से सवाल पूछता हूं। दुमदार नहीं हूं मैं, दमदार हूं, और दमदार तरीके से जो है वो सवाल पूछते रहूंगा। आप सरकार के चाटुकार बने रहिए और चाटुकारिता करते रहिए। मैं नहीं बन सकता सर, ना बेच सकता हूं। सरकार से सवाल करना नहीं। दूसरी बात कहता हूं, इस वक्त मैं चाह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी सामने निकल करके आते। मेरा सजेशन ये है, वो बात करते जस्टिस की, वो बात करते इक्वालिटी की, वो बात करते शांति की, पीस की बात करते, और वही बात करते जो एक वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी, सरदार पटेल ने बात कही थी, और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बात कही थी। उसी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगे बढ़ाते और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाते, तो मैं स्वागत करने का उनका तैयार हूं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति पे समझ को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप भूल रहे हैं। नहीं, भाजपा से इसलिए नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बात जो है उस वक्त जो उन्होंने कही वो बिल्कुल सही बात थी। और विदेश नीति को अटल बिहारी वाजपेयी जी इसलिए भी समझते थे क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य जो था, जो उनकी अपनी शैली थी, वो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर एक शानदार थी, और वो एक शानदार प्रधानमंत्री रहे। और आप देखिए उनकी आलोचना हम लोग ने नीतियों के तौर पे करी, व्यक्तिगत नहीं करी। और अगर व्यक्तिगत आलोचनाएं अगर सहन करने की क्षमता अगर सीखनी है, तो मोदी जी को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखने की जरूरत है। अच्छा, ये बताइए सही जवाब, आप राजनीतिक विश्लेषक भी है, तो क्या लगता है आपको देख करके अभी का माहौल, जिस तरीके का तनावपूर्ण माहौल है? चलिए बात करते हैं कि अगर मुस्लिम जो दुनिया की जो हुक्मरां हैं, लोग उन पे एक उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं, अगर उनकी खामोशी इसी तरह बनी रही तो क्या लगता है कैसा मंजर होगा ये फिलिस्तीन में? देखिए, बच कोई नहीं पाएगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। देखिए, ये जैसी गाजा से वॉर एक्सक्लेट करेगी तो ये इजिप्ट के अंदर भी जाएगी, और उसके बाद तमाम पड़ोसी मुल्कों के अंदर जाएगी। अगर ये कोई सोचेगा कोई बच जाएगा, तो इसमें बचने वाला कोई नहीं। आपको हार्ड डिसीजन इस वक्त लेना पड़ेंगे, क्योंकि तमाम जगह पे ये जानते हैं कि इजराइल बहुत हठ धर्मिता के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से मासूमों को कत्ल कर रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, औरतों को मार रहा है, हमला औरतों को मार रहा है, बुजुर्गों को मार रहा है, मासूमों को मार रहा है, हॉस्पिटल्स पर, स्कूल पर बम बरसा रहा है, तो पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा जनसैलाब खड़ा हो रहा है। लोगों के अंदर एग्रेशन है, और आने वाले समय में अमेरिका को, यूरोप को, और ख़ास तौर से इजराइल को इन लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, जिसके नतायज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेंगे एक सन की तानाशाह के वजह से, जिस तरीके से हिटलर के दौर में भुगतने पड़े थे। ये समझ लीजिए इस बात। चलिए, बहुत शुक्रिया सैयद जवाद मेरे साथ इस वक्त भारत न्यूज़ 91 के फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए थे। काफ़ी मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है बातों को, और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जंग जो है रुक जाए, क्योंकि कत्लेआम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बहुत बड़ी तबाही होने से
पहले ही ये जंग का जो है विश्राम हो जाए, ये युद्ध का विश्राम हो जाए, उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों। जय हिंद, जय भारत।